नमस्कार। सवाल देश का विद्रोहित रोहन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी दर्शकों का और एस्टीम्ड पैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो हमारा प्रोग्राम है वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल मुद्दे पे है और इस मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ आज हैं सत्य प्रकाश जी, जो इंडिपेंडेंट एडवोकेट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ है डॉक्टर मोहम्मद समीमुल हक साहब, जो MIM के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में कुछ और भी गेस्ट ज्वाइन करेंगे। समय की पाबंदी को देखते हुए हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। ये रामलीला मैदान पता ना जाने कितने ही लोगों की आबरू को छिपा के रखेगी। एक बार मनमोहन सिंह ने बोला था ना कि मेरी खामोशी पता नहीं कितने ही आबरू को छुपा के रखती है। ये रामलीला मैदान भी पता नहीं कितने ही अप्स एंड डाउन्स के गवाह बनेगी। कभी इसी रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ मिलकर जिन नेताओं के खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन छेड़ा था, हमने और सत्य प्रकाश ने बहुत नजदीक से देखा है, इसको कवर भी किया है, हमने कई बार उसमें पार्टिसिपेट भी किया है। आज उसी रामलीला मैदान से वही करप्ट लोगों के साथ उसी नेता की पत्नी एक ऐसा नेता और ऐसे पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जो 10 साल में अभी तक जिसके ऊपर कोई भी एक एक्टिव करप्शन का इल्जाम नहीं लगा है। आप मोदी को तानाशाह कह सकते हैं, आप मोदी को बोल सकते हैं कि वो 400 के साथ संविधान खतरे में आ जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी पार्टी या कोई भी नेता मोदी जी के ऊपर किसी भी तरह के करप्शन का इल्जाम नहीं लगा पाए। तो मेरा सबसे पहला सवाल सत्य प्रकाश जी आपके पास जा रहा है कि आपने देखा रामलीला मैदान से, आपने 3 लोगों की पत्नियां को देखा। सोनिया गांधी बैठी थी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी थी, और झारखंड के मुख्यमंत्री जो अब अरेस्ट हो गए उनकी पत्नी थी। और तीनों लोगों ने बहुत ही भावुक भाषण दिए। उन्होंने सरकार को और ईडी को यूज एज ए टूल यूज होता हुआ बताया। आपको क्या लगता है, ये पब्लिक के सेंटिमेंट को टच कर रहा है, या मोदी जी जो एक अभियान लेके चल रहे हैं कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो एंटी करप्शन का जो मोदी जी का मुद्दा है उसको और बल देता है? आपका क्या ओपिनियन है? देखिए रोहित जी, जहां तक इसमें बात है कि 3 जो नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, उनपे जो विपक्ष के सारे घटक दल जो है, जितने भी विपक्षी दल हैं, इसमें एक सवाल सबसे बड़ी जो आ रही है वो अरविंद केजरीवाल जी की इंटीग्रिटी और उनकी फैमिली की इंटीग्रिटी पे आ रही है। वही अरविंद केजरीवाल जी इसी रामलीला ग्राउंड से ये आह्वान किए थे कि मैं फला फला नेताओं, मैं नाम नहीं लूंगा, कि मैं उनके खिलाफ सबूत दे रहा हूं। ये लिस्ट है स्विस बैंक की, वो लिस्ट जारी की गई थी इसी रामलीला मैदान से। और आज उसी रामलीला मैदान में उन्हीं स्विस बैंक अकाउंट होल्डर के साथ, जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाए थे, आज भ्रष्टाचार से बचने के लिए, जो भ्रष्टाचार के आरोप में हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल आज जेल में हैं, उससे बचने के लिए एक जो इमोशनल कार्ड जो सुनीता केजरीवाल और जो हेमंत सोरेन की पत्नी ने जो आज आके अपील किया वहां कल, ये अपील जनता के दिल में कहां तक टच करती है ये बात की बात होगी। लेकिन ये बात स्पष्ट हो गया कि अब अरविंद केजरीवाल की छवि वो अरविंद केजरीवाल वाली नहीं रही जो अन्ना हजारे आंदोलन के बाद लोगों के दिमाग में बैठी थी कि साफ सुथरी छवि, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाले लोग। अब विपक्षी दलों को एक ऐसा आदमी उनके साथ मिल गया जो कभी उनके खिलाफ बात करता था, कभी उनके भ्रष्टाचार के आंकड़े जारी करते थे, कभी उनके नाम सार्वजनिक करते थे, कभी टेलीविजन पे आरोप लगाते थे, कभी जनता को कहते थे कि अगर मुझे सत्ता मिल जाएगी तो मैं सबको जेल में डालूंगा। आज क्या हुआ? आज उल्टा हो गया। जी, आपने मेरा सवाल सुना डॉक्टर मोहम्मद समीमुल हक साहब।
क्या ये थोड़ी आज देर के लिए मेरा रामलीला में जी आज क्या रामलीला मैदान में एक ऐसा सीन नहीं था कि तुम मेरा पीठ खुजलाओ मैं तुम्हारा पीठ खुजलाऊंगा, क्योंकि वहां पे जितने भी पार्टी थे सबके ऊपर किसी ना किसी तरह के करप्शन के गंभीर आरोप चल रहे हैं। सबके कोई ना कोई बड़ा नेता जेल में है या जेल से अभी घूम कर आया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये किसी भी तरीके से इमोशनली पब्लिक को टच करता है, या मोदी जी का जो कहना है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा उसको और प्रबल करता है और उसको बल देता है कि देखो मोदी जी किसी को भी नहीं छोड़ रहा है, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो? MIM का देखिए, क्या कहना है? ये देश का चुनावी माहौल है और हमको याद आ रहे हैं राहत इंदौरी साहब, जिन्होंने कहा था कि सरहदों पर तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। तो ये देश का चुनावी माहौल है और एक दूसरे पर ये आरोप प्रत्यारोप लगता ही है। मुझे लगता है कि ये एक चुनावी स्टंट के तरह दोनों ओर के लोग खेल रहे हैं, वो चाहे मोदी जी के लोग हों और चाहे ये INDIA के गठबंधन के लोग हों। और जिस रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और लोकपाल बिल के का उन्होंने अपना मुद्दा लाया था अन्ना हजारे जी के साथ, वो मुद्दा किस ठंडे बस्ते में गया वो देश के लोगों को आज तक पता नहीं चला। अन्ना हजारे भी कहाँ गायब हो गए वो भी पता नहीं चला। उत्पत्ति हुई तो अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की उत्पत्ति हुई, जो पूरे देश को ये बताते चले आए कि हम बिल्कुल साफ सुथरी हैं, हमारे पास सिर्फ हमारे मफलर के अलावा कुछ नहीं है। आज जो है ये कहीं न कहीं उनकी पत्नी ने चुनावी कार्ड खेला है अपनी ओर लोगों को आकर्षित करने के लिए भी, ये भी सत्य है। वो कोई भी ऐसा ठोस प्रमाण और ठोस ऐसी बात को ये लोग रख नहीं पाए, सिर्फ आरोप लगाते ही रह गए। मैं थोड़ी देर के लिए उनके लाइव से देख रहा था इस जो है अपना वस्तु स्थिति को, और मुझे यही लगता है कि ये दोनों ओर के लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के कार्यों को अंजाम देंगे। हमारे दो गेस्ट आने वाले थे और 2 बार आए भी, लेकिन लगता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम था। डॉक्टर अनुरोग आशीष और धीरज जी। सत्यप्रकाश जी, मैं आपके पास आता हूं, जो भी आपके विचार हैं उसके साथ मेरा एक और सवाल है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये कहीं मैच फिक्सिंग तो नहीं चल रही है? देखिए, मैच फिक्सिंग जो ये विपक्ष राहुल गांधी ने भी स्टेटमेंट दिया है। राहुल गांधी ने उसी पे आ रहा हूँ। कल उन्होंने कहा कि मैच फिक्सिंग की बात है। देखिए, जब आप मैच जीत जाते हैं तब आप कहते हैं कि नहीं मैंने अच्छा खेला, और जब आप मैच हार जाते हैं तो बहुत कम ऐसी स्थिति होती है कि आप विपक्षी टीम की जो उसकी ताकत है उसकी प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ विपक्ष के साथ एक ऐसी स्थिति आ गई है कि जब उनको ये लगने लगता है कि अब तो मैं हार ही रहा हूं, तो क्यों ना मैं इस हार का सिकड़ा जो है ठिकरा वो EVM पे फोड़ दूं। और एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण कल जनता के समक्ष जो एक तस्वीर आई है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कल के बाद आप कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल किस कैपेसिटी से, आप पहले ये समझिए इसकी ग्रेविटी को। डेमोक्रेसी में पहले तो सुनीता केजरीवाल जी ने अरविंद केजरीवाल जी का मैसेज पढ़ा, उस पर भी जांच चल रहा है। आखिर किस कैपेसिटी में आप एज ए जो CM है उनकी बात कह रहे हैं, उनकी चिट्ठी पढ़ रहे हैं आप किसी कैबिनेट मिनिस्टर को ही पढ़ता। मैं इसी सवाल को लेके जाता हूँ डॉक्टर मोहम्मद शमीमुल हक साहब के पास। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल ने अपना उत्तराधिकारी एक तरीके से अघोषित उत्तराधिकारी को कल भेजा था अपना मैसेज लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सत्यप्रकाश जी से कि इस बात से भी सहमत हूँ कि ये जो EVM पर इन लोगों का बावेला रहता है वो सिर्फ रिजल्ट के बाद ही क्यों रहता है, रिजल्ट से पहले भी इस पर होना चाहिए। और ये डॉक्टर साहब आपकी आवाज कट के आ रही है। शमीमुल साहब आपकी आवाज कट के आ रही है।
हाँ अब बोलिए, अब अभी आपका नेटवर्क नहीं था, फिर से बोलिए। मैं सत्यप्रकाश जी की इस बातों से सहमत हूं कि ये जो ईवीएम पर बावेला होता है पूरे देश में, तो वो सिर्फ रिजल्ट के बाद ही क्यों होता है? आखिर आखिर उनके पास पर्याप्त सारे लोगों के पास अगर समय है, ईवीएम में अगर कहीं अगर गड़बड़ है तो उसके खिलाफ एकजुट होकर के आवाज उठाने की जरूरत है। दूसरी चीज है जो 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 आपका सवाल था जी, जो आपका सवाल था, तो अरविंद केजरीवाल जी ने ये बिहार की राजनीति से उनको सीख मिली है कि जिस तरह राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी थे और जब वो आरोपों के साथ जेल में बंद थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए आगे किया था, और सेम वही कहानी आज दिल्ली में भी हो रही है। ठीक है, मैं डॉक्टर अनुराग आशीष का स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला है। डॉक्टर अनुराग आशीष, मेरा सवाल है आपसे कि कल जैसा कि रामलीला मैदान में आपने देखा, महिला शक्ति का जो विपक्ष ने अपना महिला शक्ति दिखाया है, ये जो मुद्दा था वो था अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट, और मुद्दा था इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा जो पैसा बीजेपी ने कमाया है या बीजेपी को जो डोनेशन मिला है उसको एक्सपोज करने का। लेकिन किसी भी नेता ने इस पे इम्फेसिस नहीं किया, किसी ने भी इस पे जोर नहीं दिया। सब अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट पे और ईडी और सीबीआई के जो गलत इस्तेमाल है उस पे और कांग्रेस का जो अकाउंट फ्रीज किया गया है उसी के इर्द गिर्द सभी ने बात किया। यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का तो मुद्दा गौन हो गया, और यही रामलीला मैदान था और यही केजरीवाल थे जिन्होंने इन्हीं सभी नेताओं को एक्सपोज करने की कसम खाई थी और बड़ा बड़ा पोथी लेके घूमते थे। तो आज क्या लगता है आपको कि इसका कोई इमोशनल बेनिफिट मिलने वाला है जो ये चाहते थे? इमोशनल बेनिफिट मिल रहा है क्या विपक्ष को? ऐसा है रोहित जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और सारे गेस्ट लोगों को मेरा नमस्कार। पहली बात तो ये है कि ये लोग को किसी भी तरह का इन लोगों का अपना पैटर्न नहीं है कि ये चुनाव किस आधार पर लड़ेंगे, इनका क्या कहना है, क्लियरिटी नहीं है, किसी भी चीज में क्लियरिटी नहीं। दूसरी चीज क्या है कि ये जो सोच रहे हैं कि वो ऐसा कर पाएंगे, असंभव लग रहा है कि ऐसा कुछ, इनमें खुद की यूनिटी नहीं है। बिहार में आप देख लीजिए क्या स्थिति है, महाराष्ट्र में देख लीजिए क्या स्थिति है, कहीं पे ये लोग साथ नहीं है, लेकिन एक मंच पे आकर के हाथ मिला करके और एकता का परिचय दे रहे हैं ये लोग। मैं सत्यप्रकाश जी के पास आता हूँ अपने टॉपिक के साथ, जिसमें मैंने ये टॉपिक रखा था कि मोदी कैसे इंडिया गठबंधन से आगे हैं। आपको याद होगा सत्यप्रकाश जी, जब नीतीश कुमार ने 2022 में और 23 में जब एक अभियान शुरू किया था मोदी जी के खिलाफ, और जिस तरीके से उन्होंने एक यूनिटी बनाई थी, फिर जिस तरीके से मोदी जी ने इस यूनिटी की हवा निकाल दी थी, जैसे कि उन्होंने महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ दिया, बिहार में नीतीश को तोड़ लिया, तो क्या लगता है अरविंद केजरीवाल का जो ये अरेस्ट है ये मोदी के खिलाफ चला गया, क्योंकि विपक्ष तो यूनाइटेड हो गया? रोहित जी, मैं आपको एक बड़ी अच्छी एक बात बताना चाहूंगा कि विपक्ष के साथ वैसी स्थिति है कि विपक्ष एक ऐसे नाव में चल रही है जो समुद्र के बीच में जाने के बाद नाव पलट गई है, और जो नाव चलाने वाला है वो इकलौता तैराक है। उस नाव को चलाने वाला इकलौता तैराक है, और उसके साथ ये समस्या हो गई है कि वो नाव को बचाए या जो लोग डूब रहे हैं उसको बचाए या खुद बचे। तो विपक्ष के साथ वैसी स्थिति हो गई है कि वो खुद बचेंगे, नाव को बचाएंगे, या जो तैराक है, जिसको तैराक बोल रहे हैं, मैं तैराक शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि जिसको तैराक बोल रहे हैं, विपक्ष में कौन उनका नाविक है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। अभी तो अलायंस आपस में सीटों के लिए लड़ रहे हैं। जब अगर उनकी यूनिटी बन जाती है और मान लिया जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी में कुछ भी संभव है, कि अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या वो यूनिटी रह पाएगी और किसी एक चेहरे को एक्सेप्ट करेंगे। अब बात रही जो उनके दो सबसे ईमानदार चेहरे थे, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल। नीतीश कुमार तो पहले ही चले गए, अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में चले गए। वहीं दूसरी तरफ
बीजेपी और मोदी जी के लिए एडवांटेज ये है कि पहले तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अलग थे, अब वो भी उसी नाव में आ गए जो ऑलरेडी डूब रहा है, तो वो किसको टारगेट करेंगे? वहां तो नाविक खुद ही जो है बचना चाहेगा, और मोदी ठीक जी है। के लिए आसान हो गया, टारगेट डॉक्टर इन्होंने मोहम्मद आसान कर दिया। शमीमुल हक साहब के पास आना चाहूंगा। इसमें तो सबसे ज्यादा फायदा हमको MIM का ही दिख रहा है, क्योंकि आपका दूल्हा सबसे ज्यादा चमक रहा है। मेरा दूल्हा फिक्स है, और और ये लोग जिस शादी में गए हैं सारे के सारे दूल्हे बने बैठे हैं, इसलिए बारातियों को दिक्कत हो रही है कि नहीं, किसका ऐसा ना हो सत्कार कि करे। ये लोग लाइन में लगे रहे खाने के, और अकबरुद्दीन साहब जो है उससे सेहरा पढ़ दे। आपने देखा होगा रोहित भाई की एक मेरी ही पार्टी है जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा नहीं मिला। मैं रोक रहा हूँ, मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ कि आपकी पार्टी और आपके पार्टी प्रमुख पे तो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आप तो बीजेपी के एजेंट हैं। जी जी सतप्रकाश भाई, सतप्रकाश भाई, मैं आज बता ही दीजिए पब्लिक को, एजेंट बोल रहे थे, वो आज उसी बारात में शबाला बने बैठे हैं, जो हमको बीजेपी का बी टीम अपना जो है रहे थे नीतीश बाबू, आज उसी बारात के बैठे हैं। और मैं रोहित भाई ये भी आपको बता दूं, एक सेकेंड मैं आपसे जो है आप लेना चाहूंगा, सभी यहाँ अपना सम्मानित लोग हैं, कि जितने भी लोग INDI में हैं, वो चाहे बंदी जी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, ये सभी जो है बीजेपी के सहयोगी रहे हैं। वक्त बेवक्त इन लोगों ने बीजेपी से हाथ मिलाया है, वो चाहे राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो या राजनीतिक मजबूरी रही हो, लेकिन सिर्फ AIMIM ही एक ऐसी पार्टी है जो शुरू से जब से हमारी पार्टी की पैदाइश हुई, और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक हम लोग बीजेपी के खिलाफ थे और खिलाफ रहेंगे। हमारे लिए दोनों जहर हैं। सत्यप्रकाश जी को बोलने देते हैं। हाँ, काउंटर कीजिए आप। विपक्ष की जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने ये बात कही कि लोकतंत्र बचाने के लिए हम आए हैं। भले आप मुझे ये बताइए कि अच्छा आप कुछ बोलना चाह रहे हो? पहले कंप्लीट कर लो फिर बोलेंगे। हाँ, कि लोकतंत्र बचाने के लिए हम सब जो है रामलीला मैदान में आए हैं। 2013 में सबको याद होगा, उसी रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के साथ क्या किया गया था। तब लोकतंत्र बचाने के लिए कौन आया था? वही अरविंद केजरीवाल आए थे लोकतंत्र बचाने के लिए, सलवार समीज पहन के बाबा रामदेव को भागना पड़ा था। किसके खिलाफ लोकतंत्र बचाने आए थे? जिन लोगों के साथ कल उनकी पत्नी वहां खड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लोकतंत्र बचाने आए थे या मैंने शुरुआत किया था, तंत्र में जो व्यवस्था बनी हुई थी उनकी, उस चीज को दोबारा कैसे लाई जाए वो बचाने आए थे? ये तो बहुत बड़ा सवाल है जनता के समझ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मेरा बहुत ही डीप पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि भारत का जो सबसे बड़ा विपक्ष है वो कांग्रेस है। पिछली बार कांग्रेस जो है 245-50 एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, बट 200 से ज्यादा सीटों पे लड़ी थी। इस बार कांग्रेस जो है 150 के आसपास की सीटों पे लड़ रही है। पिछली बार जो था कांग्रेस ने 47 सीटें जीते थी जब वो 200 से ज्यादा पे लड़ रहे थे। इस बार जो है वो 150 से कम सीट पे लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस तो अपना अगर सेम मान लिया जाए 5% का विनेबिलिटी अगर फिर से मान लिया जाए, तब तो कांग्रेस फिर 27-28 पे आके सिकुड़ जाएगी। फिर एक ऐसा विपक्ष है, और किस बात का लोग। अच्छा, जिस लोकतंत्र को आप बचाने आए हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि इलेक्शन टाइम पे हो रहा है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, तो फिर लोकतंत्र गया कहाँ? और कहीं ना कहीं तो विपक्ष जीत भी रहा है। ऐसा तो है नहीं कि हर जगह पे बीजेपी की सरकार है। इसको कैसे देखते हैं? पहले मैं डॉक्टर शमीमुल हक साहब का ओपिनियन लूंगा, फिर इसी पे डॉक्टर अनुराग साहब आप भी अपना कमेंट दें। रोहित भाई, हमारे लिए इस देश के न्यायिक प्रक्रिया के लिए, संवैधानिक प्रक्रिया के लिए, ये दोनों हमारे लिए जहर के बराबर हैं। भले एक अगर साइनाइड है जिसको खा करके आप जल्दी मरते हैं, तो दूसरा फेराडॉन के रूप में है जिसको खाने के कुछ देर के बाद मरते हैं। लेकिन ये दोनों ही हमारे लिए जहर का काम अपना कर रहे हैं, और दोनों अंदर से
मिले बैठे हैं, और वक्त आने पर जनता इस चीज को समझेगी और जानेगी। ठीक है, अनुराग जी आपका क्या कहना है जो मैंने सवाल पूछा था? बेसिकली क्या है, ये लोग लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं, लोकतंत्र के लिए सबसे घातक है ये लोग, इंडिया गठबंधन के लोग। ये लोग लोकतंत्र को क्या बचाएंगे? आप सोचिए, सेम कंडीशन अगर आज से 10 साल पहले हो रहा था, उस समय लोकतंत्र की जय थी, ठीक है, और आज उससे अच्छा काम हो रहा है, तो लोकतंत्र बचाने के लिए लोग आ रहे हैं। जितने भी लोग हैं, उन लोगों का कैरेक्टर आप देख लो, उन लोगों के ऊपर कोई ना कोई केस है, सभी अपराध में अपराध युक्त है, और लेकिन उसके एक बाद काउंटर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं कल का जो विपक्ष की रैली थी उसने कहीं ना कहीं मोदी जी को तो हिलाया है, क्योंकि जब मोदी जी कल मेरठ में गए हैं, देखिए पूरा बात सुन लीजिए, जब मेरठ पहुंचे हैं मोदी जी, तो मोदी जी ने वॉशिंग मशीन का भी नाम लिया है, क्योंकि वॉशिंग मशीन का इल्जाम लग रहा था कि बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गई है, और कहीं ना कहीं उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे भी स्टेटमेंट दिया है। तो ये तो विपक्ष की जीत है ना, कि विपक्ष पहले क्या था कि मोदी जी रोड चंपारण में भोजपुरी, विपक्ष उस पे चल रहा था। जी रोहित, चंपारण में भोजपुरी में कहा जाता है कि तू हो लूटो हमो लूटी, लूटे की आजादी बा। तो ये सब मिल करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और लोकतंत्र की लूट कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, और जनता को ठीक है, अनुराग जी आप बताइए कि किसी ना किसी तरीके से विपक्ष ने अपना नैरेटिव तो सेट कर ही लिया है ना, चाहे वो करप्शन ही क्यों हो। आप एक बात तो बतलाइए कि किस स्टैंड पे खड़े हैं वो लोग? उनका तो कोई, केवल केजरीवाल का फोटो लगा देने से क्या वो सारे सेट कर लेते हैं वो लोग? और वो भी लास्ट टाइम में आपने देखा, स्टेज के आगे जो फोटो लगाया हुआ था उसको हटाना पड़ेगा उन लोगों को। रमेश जो है ये कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि ये किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष का ये नहीं है, ये सभी दलों का है, ये इंडिया गठबंधन का है, ठीक है। वहां तो गुनगानी हो रहा था, सब लोग उनके सेफ्टी के लिए आए हुए थे, लेकिन कोई उनके बारे में बोल नहीं रहा था। ठीक है, क्या मैं अनुराग जी के पास जाना चाहता हूँ। अनुराग जी के बाद से एक सवाल पैदा हुआ है, एक तो कहीं ना कहीं बीजेपी पे असर पड़ा है, क्योंकि आज जो है ईडी ने आज जो है इनकम टैक्स ने कोर्ट में लिख के दे दिया है कि वो कांग्रेस के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी जून जुलाई से पहले, जब तक इलेक्शन चल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही थी कि उसके फंड को रोका जा रहा है और इलेक्शन वन साइडेड करने के लिए उसके सारे फंड को रोका जा रहा है, उस नैरेटिव पे मोदी जी झुके हैं, पहला। दूसरा कि क्या ये सच नहीं है कि 40% से भी ज्यादा केस जो अभी रिसेंट टाइम में रजिस्टर हुआ है वो विपक्षी नेता के खिलाफ हुआ है? रोहित जी, मैं आपको बता दूं, आपके पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं कि जो इनकम टैक्स ने आज सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है, तो उसमें आईटी विभाग ने ये कहा है कि हमने जो नोटिस भेजे हैं कांग्रेस पार्टी को और उनके जो पदाधिकारी हैं, उस नोटिस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी जुलाई तक, अर्थात चुनाव परिणाम आने के 1 महीने बाद तक। और दूसरी बात, एक चीज ये भी रही कि जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने नैरेटिव सेट कर दिया, तो हाँ, विपक्ष कहीं ना कहीं कुछ हद तक सफल हुआ है। अगर विपक्ष नैरेटिव सेट करने में सफल नहीं होती तो करीब 50 से अधिक सिटिंग सांसदों का टिकट नहीं भारतीय जनता पार्टी काटती। इसके मतलब कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है। आप खास करके जो हिंदी बेल्ट है, आप देखिए ज्यादातर जो टिकट कटे हैं इन्हीं हिंदी बेल्ट में कटे हैं। इसके मतलब जो बीजेपी का कोर वोटर्स था, जो बीजेपी के सबसे ब्लाइंड सपोर्टर माने जाते, उन इलाकों में बीजेपी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात की डर है, और नैरेटिव एक हद तक सेट करने में विपक्ष कामयाब हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऑप्शन कौन है? अब मोदी के अलावा जनता को कोई चेहरा नहीं दिख रहा। आप किन विषयों पे विरोध कर रहे हैं? डॉक्टर मोहम्मद शमीउल हक साहब बोलिए। आप एक रोहित जी, मैं 5 सेकंड लूंगा। आपके पास प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, आपके पास मुद्दा नहीं है,
एक दूसरी तरफ मोदी जी के पास उन्होंने जो भी अपने चुनावी वादे किए थे सब पूरा किया। उन्होंने 370 बोला था हटाएंगे, ट्रिपल ठीक है। तलाक बोला था हटाएंगे। ठीक है। अभी कल जो श्रीलंका को जो द्वीप कांग्रेस की सरकार में उन्होंने मतलब ऐसा मुद्दा आपके सामने उठा के ले आ रहे, विपक्ष तो जवाब डॉक्टर देने की मोहम्मद स्थिति में नहीं शमीमुल है। साहब 370 जी, हटाया जी। और ट्रिपल तलाक हटाया, सुनते ही आपके चेहरे पे अजीब सी मुस्कान आई। मुस्कान इसलिए आई कि भाजपा के पास से अगर आप गाय हटा दे और मंदिर मस्जिद हटा दे, पाकिस्तान हटा दे, तो उनके पास और कोई मुद्दा है नहीं। और वो जो है सिर्फ तो इन्हीं फिर अपना माइक जो अकबरुद्दीन है मैं ओवैसी मुद्दों पर, साहब के पास क्या है? अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के पास क्या मुद्दा है? हमारे पास भीमराव अंबेडकर के संविधान का मुद्दा है, गरीबों और शोषितों के आवाज का मुद्दा है। आपने देखा है कि आपने यूपी के अंदर अभी देखा कुछ दिन पहले, जिस तरह जेल के अंदर एक बंदी की जो है इलाज के मुख्तार अभाव में, अंसारी यानी की एक तरह मौत हो से गई। मुख्तार अंसारी की हत्या हुई है। वो हार्ट अटैक सरकार निकला है ना, वो मेडिकल रिपोर्ट हार्ट में हार्ट अटैक अटैक निकला निकला, है। तो उसकी हत्या अतीक कैसे कर साहब सकते? अतीक साहब को अनुराग जी, आप प्रशासन इसका में क्लेम घेर कीजिए। करके, अतीक अहमद को भी प्रशासन में घेर करके और भारे के अपराधी ला करके मारे गए, ये पूरा देश जानता है। और आप देखेंगे कि उनके मुख्तार अंसारी साहब का भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जनता के सामने आ नहीं पाएगा, जिस तरह शहाबुद्दीन साहब का नहीं आ पाया था। हम लोग का जो है बहुत बड़ा मुद्दा है कि उनका शहर वही मुद्दई, वही एक मुंसिफ। बात से सहमत नहीं हूँ। जी, आपने दो बात कही कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का, बिल्कुल। तो जब आप कह रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है, वो कानूनी अभिरक्षा में थे, जेल में बंद थे। आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार रहते जिन प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदार है। मैं तो बोल रहा हूं कि एक अगर मेरे लिए साइनाइड है तो दूसरा मेरे लिए फेराडोन है। मैं कांग्रेस भाई का, सत्यप्रकाश भाई, कांग्रेस पार्टी की हिमायत नहीं कर रहा हूं। मैं दोनों को देश के लिए खतरा मानता हूं और ये पूरा देश जानता है। आप भी कर रहे हैं जी, लेकिन आप बताइए, और आतंकियों का हिमायत आप कर रहे हैं। बात है आतंकी और क्रिमिनल जो भी है वो किसी भी कौम से हो, किसी भी जाति से हो, इसमें किसी भी आदमी को बहस में पढ़ना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, और ये बताइए कि राजा भैया अपराधी नहीं है क्या? राजा भैया अपराधी है कि नहीं है? यूपी के सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है? सरकार सिर्फ जो है मैं कि मुसलमानों पर एक्शन क्यों ले रही है? नहीं, आप मुसलमानों की सरकार का जो एक्शन होता है, जेल के अंदर सिर्फ शहाबुद्दीन की मौत क्यों होती है? जेल के अंदर मुख्तार अंसारी की मौत क्यों होती है? अभिरक्षा में सिर्फ अतीक अहमद की मौत क्यों होती है? ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो फिर ये जो 15 मिनट पुलिस हटा दो, बता दूंगा, ये भी तो साध्वी प्रज्ञा का स्टैंड है ना। और दूसरा, साध्वी प्रज्ञा का आपने भाषण नहीं सुना रोहित भाई? राजा सिंह जो हैदराबाद के हैं, उनका भाषण आपने नहीं सुना? रमेश बिदोरी जैसा पागल सांसद जो है, कौन पार्टी करता है? मैं जो बोलता हूं जब रमेश बिदोरी संसद में एक कौम को गाली देता है, उस पर आज तक क्या हुआ? अरे सबसे पहले आप ये लगी क्या? टॉकिंग कीजिए, बहुत अच्छा है। दूसरा आदमी बोल दिया, बहुत बुरा है। कमेटी ने उनको राजा सिंह गाली नहीं देते हैं क्या? उस तरह से गाली नहीं देते हैं, जिस तरह से ये नहीं बोलते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा दो और राजा सिंह का तब आपने डॉक्टर साहब राजा सिंह का भाषण आपने नहीं सुना, जो एक कौम की मां को गाली दिया है। आप अपना नंबर दे, मैं भेज देता हूँ। आप अपना नंबर दे, मैं भेज देता हूँ। महात्मा गांधी की फोटो को रख करके गोली मारने वाली मैंने कौन होती है? क्या वो साध्वी प्रज्ञा नहीं है क्या फेक वीडियो आता है क्या उनका? ठीक है, अभी महात्मा गांधी जैसी शख्सियत को गोली मार के और गोडसे जिंदाबाद जो है लोग बोलते हैं,
उस पर फिर मैं कि विधि सम्मत जो है अपना कार्रवाई शुरू नहीं होती है। रमेश बिधूरी का भाषण नहीं सुना क्या? देखिए इसके अपोजिट भी बहुत सारे मुसलमान को जीने का हक नहीं क्या? जो आदमी 15 साल से जेल में बंद है, जो आदमी 15 साल से जेल में बंद है, 5 बार का एमएलए है, 5 बार का एमएलए। मैं सबका साउंड म्यूट कर रहा हूँ, अभी आपका साउंड म्यूट है। मेरी बात सुनिए, हम वापस आते हैं मुद्दे पे आते हैं प्लीज। मेरा सवाल शमीमुल हक साहब आपसे है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो कहीं बीजेपी के गले का कांटा तो नहीं बन गया है? क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी ने पूरे इलेक्शन की प्लानिंग की थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको सिर्फ वॉकआउट मिल जाना था पूरे इलेक्शन में और 400 सीटें उनके झोली में गिर जानी थी। लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड ने उनके सारे प्लानिंग को कहीं धराशायी तो नहीं कर दिया? बिल्कुल रोहित भाई, हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा है कि सच्चाई कभी छुपती नहीं है, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में आएगी, ये हमको 2024 में जाकर के जानकारी हुई। ठीक है सत्य प्रकाश जी, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि वो बेनिफिशियरी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी को केवल इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से नुकसान होगी ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनकी प्लानिंग इलेक्टोरल बॉन्ड वाली नहीं है। जो मुद्दे हैं जनता के समक्ष, उन मुद्दों पे बीजेपी कितना जाके जनता को कन्विंस करती है। देखिए, कोई भी वोटर जब वोट देने जाता है ना, तो वो पास्ट और फ्यूचर दोनों देखता है। बिल्कुल। उसके दिमाग में फ्यूचर में क्या प्लानिंग है। आप इस मुंह से बीजेपी के ऊपर आरोप लगाइएगा। तृणमूल कांग्रेस का वही हाल है, डीएमके का वही हाल है, कांग्रेस का वही हाल है। कौन ऐसा दल है जो नहीं लिया है? अगर आपकी पार्टी की अगर सत्ता में रहती तो उनको भी मिलता उसका फायदा। 1 रुपया भी नहीं है, मेरी पार्टी को 1 रुपये का भी फंडिंग नहीं है। हिंदुस्तान की सिंगल पार्टी है बड़े भाई, 1 रुपये की भी फंडिंग नहीं है। सत्य प्रकाश जी, एमआईएम सीपीसी बात से परेशान है कि सारे पार्टियों को दबा के पैसा मिला है और एमआईएम को 1 रुपया भी नहीं मिला। मैं तो जब से इन्होंने बताया मेरे खुद की नींद उड़ गई है कि बेचारे इनको 1 रुपया नहीं मिला। रोहित जी, अब एक सवाल ये उठता है कि एमआईएम की आइडेंटिटी, विपक्ष का कहना है कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के साथ मिलके और केवल ये देश को बरगलाते हैं। अब बीजेपी ये भी तो कह सकती है, और जो विपक्ष के दल है वो कि इनको तो भाई बड़े पार्टियों ने चंदा दे दिया होगा गुप्त रूप से। तो अरे हक साहब के पार्टी को ना अपोजिशन छोड़ रही है और न ही बीजेपी छोड़ रही है, ये तो बीच वाले हो जाते हैं। बेसिकली देखिए ना, बिहार में इनके एमएलए को दूर करके राजद वालों ने अपने साथ मिला दिया। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही के नहीं छोड़ रहे हैं इनको। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सताए हुए कौम है, सताई हुई पार्टी है, इसीलिए तो हम अपनी आवाज उठाते हैं। आप साहब कौम की बात मत कीजिए, वेट करते हैं हमारे पास अपॉर्चुनिटी। हाँ साहब, कौम की बात मत कीजिए। पहली बात तो ये है कि आप ये सोचिए कि आप इंडिया के 2nd लार्जेस्ट कौम है, ठीक है? आप अल्पसंख्यक अपने आप को मत मानिए, आप ये बोलिए कि मैं चाहता हूँ अनुराग भाई, आपके जैसी सोच पूरे देशवासियों की ही हो। इसीलिए हम लोग सीए का विरोध इसीलिए कर रहे हैं, और इसीलिए एनआरसी का विरोध कर रहे हैं कि हम मानते हैं कि हम भी इस देश के सम्मानित नागरिक हैं, हमको भी वो हक है। प्रोग्राम के अंतिम चरण में है। मेरा सवाल, अब लास्ट सवाल ये है कि जिस तरीके से विपक्ष यूनाइटेड हुआ है रामलीला मैदान में, सबसे पहले मैं सत्य प्रकाश जी से ओपिनियन जानना चाहता हूँ। जिस तरीके से आपने कल विपक्ष को देखा और जिस तरीके से सोनिया गांधी हाथ पकड़ के अरविंद केजरीवाल के वाइफ से बात कर रही थी, जिस तरीके से ये सारी औरतों की मिलन हुई है और एक घरेलू माहौल टाइप का क्रिएट करने की कोशिश किया गया है टीवी पे, क्या लगता है इसका कोई बेनिफिट आप देख पा रहे हैं आने वाले इलेक्शन में? क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष का एक मोमेंटम मिल गया है अभी? नहीं, मुझे इस कल के रैली के बाद मुझे कोई मोमेंटम विपक्ष को मिली हो ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा। लेकिन अब एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को चुनावी मुद्दा बना के चुनाव लड़ेगी, या विपक्ष विकास,
भारत को शक्तिशाली बनाने, विश्व गुरु बनाने और रोजगार के जैसे विषयों को लेके जनता के बीच जाएगी। ये सवाल विपक्ष अगर सोचती है कि भाई केवल अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को मुद्दा बना के जनता के बीच जाएगी और जनता वोट दे देगी, तो इसका कोई फायदा विपक्ष को नहीं होने वाला है। उससे केवल और केवल जो उनके पुराने और पारंपरिक वोटर्स हैं उनके बीच तो इमोशन जाग जाएगी, लेकिन जो नए वोटर्स हैं, आज का युवा इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ, उसको हर चीज की जानकारी है, वो रिसर्च करता है, वो पिछले 50 साल की हिस्ट्री 5 मिनट में जान जाता है कि हमें किसको वोट देना है, क्यों देना है, क्यों नहीं देना। तो जी, हर साल मैं सत्यप्रकाश जी के ही बात को उठाते हुए बोल रहा हूँ कि विपक्ष जो है, आज सारा विपक्ष एक होकर करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय करप्शन को क्यों रोका जा रहा है, करप्ट लोगों को क्यों जेल में भेजा जा रहा है, इसको मुद्दा बना रही है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये इनके फेवर में जाएगा या इनके अगेंस्ट जाएगा? देखिए नहीं, सत्यप्रकाश जी, एक मैं 4 सेकंड लूंगा। शिबू सोरेन, डी राजा, कलमाड़ी, ये सब किसके राज में जेल गए? और वो लोग सब साथ है, जनता सब देख रही है। बिल्कुल ठीक है, आप कंटिन्यू करते हैं। हाँ, शमीउल साहब। सत्यप्रकाश भाई की बातों से इत्तेफाक इसलिए है हमारा कि सिर्फ यही जो है मैं मुद्दे, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए, इसके अलावा भी देश में बड़े बड़े मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और झूठे वादे हैं। इनको अगर विपक्ष एक साथ लेकर के जाएगी, 2 करोड़ नौकरी देने का उनका अपना वादा था, तो इनको लेकर के अगर विपक्ष जाएगी और वास्तविक जो देश के लोगों को दिखाएगी कि विश्व स्तर पे जो हमको विश्व गुरु और ये वो का दर्जा दिया गया, तो इन मुद्दों पर अगर विपक्ष नहीं बोलेगी, इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दों पर विपक्ष नहीं बोलेगी, तो ये देश सिर्फ इस अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के मुद्दों पर वोट नहीं करने वाला है। उसको मुसलमानों की भी आवाज उठानी हो, दलितों की भी आवाज उठानी होगी, शोषितों की भी आवाज उठानी। ठीक है, डॉक्टर अनुराग जी, मैं आपके पास आता हूँ। विपक्ष ने जो अपनी महारैली किया है और जिस तरीके से वो इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ या ईवीएम के खिलाफ या एक तरीके से उन्होंने करप्शन को एडॉप्ट ही कर लिया है, तो कहीं अब ये चुनाव बेरोजगारी, महंगाई बनाम करप्शन और ईवीएम तो नहीं होके रह जाएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड होके तो नहीं रह जाएगा, और इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? रोहित जी, आफ्टर ऑल लास्ट में बेनिफिट मोदी जी को ही जा रहा है, क्योंकि उसके बारे में अगर विपक्ष के पास कुछ नहीं, इनका अपनी डपली, अपना राज। एक कुएं में एक मेढक रहता था, उसको मालूम था कि उसकी दुनिया उतनी ही बड़ी है। आज विपक्ष इतने लोग मिल करके भी कुएं के मेढक की तरह ही काम कर रहे हैं। इनके पास कोई बोलने के लिए इशू नहीं है, बीजेपी के खिलाफ कोई ऐसा चीज नहीं ये खड़ा कर पा रहे हैं। एक मुद्दा मिला था इलेक्टोरल बॉन्ड का, उसको भी इन लोगों ने सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं किया। और ये कर क्या सकते हैं? इनके पास खुद चोरों की गैंग है, ये अली बाबा 40 चोर वाली बात है इन लोगों की। ये कुछ नहीं कर सकते ना ये इलेक्टोरल बॉन्ड। आपका एंडिंग कमेंट क्या है? मोदी क्या अभी विपक्ष से आगे हैं चुनाव प्रचार में और चुनाव के मध्य में? देखिए, मोदी आगे हो या ना हो, लेकिन जनता नेताओं की सोच से बहुत आगे है। ठीक है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता ना वोट करने के समय देखती है। मैंने पहले भी कहा था कि पसंद क्या है, आपको 2 चीज चूज करना है। एक तरफ जिनको आपने पिछले 20 साल से देखा, और एक वो है जिसको आपने 10 साल देखा। तो 20 साल वर्सेस 10 साल, 20 साल को कंपेयर करेंगे और 10 साल को। तो जो चीज आपको अच्छी लगेगी आप उसको चूज करेंगे। तो फिलहाल मोदी आगे। रोहित जी, मैं एक और बात बोलना चाह रहा हूँ। आपने बोला कि विपक्ष का जो है लगभग जितने भी केस बन रहे हैं विपक्ष के नेताओं पे बन रहे हैं, अभी ईडी का या सीबीआई का। अरे 65 साल तक देश का मलाई भी सबसे ज्यादा तो उन्होंने ही चाटा और खाया। तो क्या उसमें जो अपराधी हैं उनके ऊपर तो केस होगा? टाइम के अभाव में आता हूँ आपके पास। शमीउल हक साहब, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके मन का सवाल पूछना चाहता हूँ। इस चुनाव में आप किसको आगे देख रहे हैं, मोदी को,
अकबरुद्दीन ओवैसी को, राहुल गांधी को या अरविंद केजरीवाल को, किसको आप आगे देख रहे हैं? हम तो अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं रोहित भाई। आपके नंबर पर मैं एक डेटा भेज दूंगा। बिहार सरकार का डेटा है जातीय जनगणना का कि इन 35 सालों में हमारी 1,95,000 नौकरी और दलितों की 1,56,000 नौकरी उनके परसेंटेज के हिसाब से कम हुई हैं। तो मैं इन मुद्दों पर आ रहा हूं और मैं देश के विकास के मुद्दों पर आ रहा हूं। मैं सनोवर और गुलनाज के मुद्दे पर आ रहा हूं। ठीक है, आपका दुखता रग हमने दबा दिया, कोई बात नहीं। डॉक्टर अनुराग आशीष जी, आपका क्या ओपिनियन है? क्या लगता है तैयारी के हिसाब से, मुद्दे के हिसाब से कौन आगे चल रहा है? देखिए रोहित जी, बेसिकली क्या है कि हम यहाँ पे निष्पक्ष रूप से एक चीज कहना चाह रहे हैं, ना मैं मोदी के साथ हूँ, ना राहुल गांधी के साथ हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। लेकिन मैंने जितना दिन सत्ता में लोगों को देखा है, जब से मेरे को थोड़ी सी भी समझ आई है, तब से मैं बात कर रहा हूँ। आप ये बतला दो कि इस 10 साल में हर गरीबों का खाता खुलना क्या देश में 70 साल पहले नहीं हो सकता था? इस हर गरीबों के घर में सिलेंडर पहुंचना क्या देश में 70 साल पहले नहीं हो सकता था? अभी ये लोग बोलते हैं कि इसरो को कांग्रेस ने बनाया। ठीक है, कांग्रेस ने बनाया, नेहरू जी ने बनाया, लेकिन नेहरू जी से लेकर के राजीव गांधी और उसके बाद मनमोहन सिंह तक क्यों नहीं उन्होंने कोई ऐसा रिसर्च कर करके फिर अंतरिक्ष में कुछ छोड़ा? शॉर्टकट में अपना ओपिनियन दीजिए। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस नजरिए से मैं अगर देखता हूँ तो मोदी जी नंबर 1 पे हैं, नंबर 1 पे थे, नंबर 1 पे रहेंगे और उनको बीट करने वाला अभी कोई नहीं है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। ठीक है, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। सत्य प्रकाश जी, आउट ऑफ द वे में पूछ रहा हूँ, आज अभी एक न्यूज आया है जिसमें बताया गया है कि केजरीवाल ने बोल दिया है कि जो विजय नायर था वो अतीशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो आप आगे आम आदमी पार्टी में क्या देखते हैं? क्या ये जो स्टेटमेंट है, आप मेरा सवाल तो समझ ही गए होंगे। मैं बिल्कुल आपका सवाल जल्दी से, प्रोग्राम खत्म होने वाला है, बस कुछ ही सेकंड बचा हुआ है। आपको बता दूं, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई राजनीतिक दल, कोई जांच एजेंसी द्वारा पूरी कार्रवाई का शिकार होगी और राजनीतिक दल ही मुकदमे में पार्टी होगा। ये आम आदमी पार्टी के साथ होने जा रहा है। मैं आप जो नरेश कुमार, जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, जिन्होंने इस पूरी शराब जो एक्साइज पॉलिसी 2021 थी आम आदमी पार्टी सरकार की, उसकी जो पूरी रिपोर्ट है उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 100 करोड़ रुपए साउथ के शराब लॉबी जो थे उनसे लिया गया, जिसमें 45 करोड़ रुपया गोवा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी द्वारा खर्च किया गया। और उस 45 करोड़ रुपए में से जो 95% पैसा था, वो पैसा केवल और केवल एक्सटॉर्शन के रूप में लिया गया, कैश में लिया गया। साथ ही साथ 12% से लेके 6% तक, आप पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बातें बताई एकदम फैक्ट है। ये पूरी ईडी की चार्जशीट में ये बातें आई हुई है। 12% से लेके 6% तक कमीशन उन कंपनियों को दिया गया जो कंपनी इलिजिबल ही नहीं थी शराब के ठेके के लिए। सरकारी शराब के ठेके बंद करा दिए गए। बिल्कुल। ऐसा घोटाला पहली बार देश में हुआ कि जो सिस्टमैटिक कागज में पॉलिसी बना के किया गया हो, ये पहली बार हुआ है। ठीक है, मोहम्मद शमीमुल हक साहब, मैं तो प्रोग्राम खत्म करने जा रहा था, बट ये टॉपिक छूट रहा था, बहुत ही ताजा टॉपिक था। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपना बॉल फेंक दिया है अपने जूनियर नेता पे, क्या ये आम आदमी पार्टी के टूट का कारण नहीं बन सकते हैं? आपने एक करप्शन का इल्जाम अपने ही जूनियर पे लगा दिया अपने आप को बचाने के लिए। ये पार्टी अब आम आदमी पार्टी नहीं रह गई, ये खास परिवार पार्टी होने जा रही है। और ये इसमें सिर्फ वही लोग रहेंगे जो अरविंद केजरीवाल के खास होंगे। और मैं चाहूंगा कि इसका नाम पार्टी बदल के, खास रहा ही नहीं ना, मनीष सिसोदिया चले गए, संजय सिंह चले गए, और जो दो बचे थे पत्नी को अपनी बात देना चाहते हैं वो। जी
ठीक है वो अनुराग अपनी जी, पत्नी को घर की आपको चाबी क्या देना लगता है कि क्या क्या ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, सौरभ भारद्वाज और अतीशी को फंसाने की कोशिश किया है, क्या ये आम आदमी के पार्टी के टूट का आखिरी ये इन्होंने कील ठोक दिया खुद ही? देखिए, ताबूत का अंतिम कील है ये, ठीक है। और केजरीवाल जो कर रहे हैं ना, वो थूक करके खुद चाटते हैं। एक बार बोलते हैं मैं ये नहीं करूंगा, फिर वही काम करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये शुरू से आपराधिक प्रवृत्ति के थे, मुझको लगता है। ठीक है। तो आज का प्रोग्राम हम आज यहीं खत्म करते हैं। सत्य प्रकाश जी, आपने इस डिबेट में पार्टिसिपेट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। डॉक्टर मोहम्मद शमीमुल हक साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अनुराग साहब, आपने भी कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं दर्शकों को बोलना चाहता हूं कि जैसा आपने सुना, तैयारियां सभी विपक्ष और पक्ष दोनों के लोग कर रहे हैं, लेकिन जीत किसकी होगी इसकी बागडोर तो हमेशा ही जनता के हाथ में है। तो उसी जनता को नमन करते हुए आज के इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।